What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो देखते ही देखते फिर से आप लोगों के सामने संडे आ गया और संडे में थोड़ा सा फंडे और थोड़ा सा स्टडी आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी बात लिखी हुई है, ये आप लोग खुद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक आप लोगों को भरना है। जो ये आप लोगों के सामने यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर नींद और पढ़ाई के बारे में हम लोग बात करें, अगर दोनों में यहां पर लड़ाई चल रही हो कि सोना है कि पढ़ना है, सोना है कि पढ़ना है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन जीतता है? इस दोनों में से कौन जीतता है? अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोगों को बताना है यहां पर कि दोनों में कौन जीतेगा आप लोगों के हिसाब से, कि यहां पर नींद जीतेगी या फिर पढ़ाई जीतेगी। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से भरिए नीचे कमेंट बॉक्स में, आप लोगों को क्या लग रहा है। तो यहां पर स्टडी या फिर स्लीप, ठीक है, तो आप लोग बताइएगा। तो देखिए हर एक इंसान का यहां पर हो सकता है कि जब आप लोगों को लगे कि नहीं यार अब सो जाना चाहिए, नींद आ रही है, तो ये एक अलग बात है कि हाँ आप लोगों ने फिक्स कर रखा है कि हाँ 5 से 6 घंटे सोना है। पर लेकिन अगर इस एज में भी, इस उम्र में, अगर आज की डेट में आप लोग 8-8, 10-10, 12-12 घंटे सो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक प्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल है आप लोगों का। सोचिए यार, जो आप लोग बोलते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, मुझे कई बार हंसी आती है चीज देखकर। हाँ, जो लोग बीमार हैं, जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, उनके लिए 8 घंटे की नींद सही है कि हाँ आप लोगों के पास में 24 घंटे हैं और 24 घंटे में से 1/3 घंटे आप लोगों ने सोने में ही बिता दिए। यानी कि पूरी जिंदगी की 1/3 जो जिंदगी है, अगर 90 साल जीकर जा रहे हैं तो 30 साल सोने में बिता दिए। तो कितने हद तक ये सही है? मुझे लगता है कि एक सही हष्ट पुष्ट इंसान जो डेली अच्छे खासा पानी पीता है, एक्सरसाइज करता है, एक सही डाइट लेता है, 6 घंटे की नींद उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो इसको 1/3 से पहले तो इसको 1/4 में आप लोगों को कन्वर्ट करना है, यानी कि एक दिन का जो पूरा दिन हो गया उसका 1/4 हिस्सा ही आप लोगों को सोने में यहां पर गुजारना है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप लोग करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं एक टाइम वेस्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पहली तो बात ये। और देखिए यार, ये ऐसी एक एज है जो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक एज होती है। अगर इस एज में भी आप लोग इतना लंबा सोगे तो आगे चलकर जैसे जैसे एज बढ़ेगी, मान लीजिए आप लोग 45, 50, 55 की एज में होगे, तब तो आप लोग यहां पर 10-10 घंटे सोना स्टार्ट कर दोगे। तो ये सही चीजें नहीं है। तो आप लोग को पता होना चाहिए आप लोग की बॉडी जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और बॉडी की एक क्लॉक होती है जिसको बॉडी क्लॉक बोलते हैं। आप लोग अगर खाना मॉर्निंग में 8 बजे खाते हैं तो आप लोग फील कीजिएगा कि आप लोग को डेली 8 बजे ही भूख लगेगी। अगर आप लोग 12 बजे खाना खा रहे हैं तो 12 बजे ही भूख लगेगी। सेम फंडा आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। शाम को अगर 10 बजे सोने जाते हो ना, तो 10 बजने से 5-7 मिनट पहले ही आप लोगों को जवाई आना स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों की आंखें जो हैं वो झपकने लगेगी। तो ये एक पैटर्न आप लोगों को हमेशा देखने को मिलेगा। तो ये चीजें आप लोगों को अंडरस्टैंड करनी है। इसीलिए कहते हैं कि दुनियादारी को बाद में समझ लेना, पहले अपनी बॉडी को समझो। एक स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि आप लोगों की बॉडी का वाटर इनटेक कैसा है। आप लोग, एक बच्चे ने पूछा सर कैसे पता चले कि मेरे बॉडी में पानी सही जा रहा है, पानी की कमी है? तो सबसे अच्छा तरीका जी, जब आप लोग टॉयलेट करने जाते हैं तो अगर आप लोगों का टॉयलेट जो है वो पीला आ रहा है तो इसका मतलब है कि पानी की कमी है, और अगर टॉयलेट पीला नहीं आ रहा है तो इसका मतलब बॉडी में पानी अब भरपूर मात्रा में है। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका मुझे नहीं लगता कि कोई होगा चेक करने का। तो आप लोगों का जो टॉयलेट है वो कभी भी पीला नहीं होना चाहिए। टॉयलेट पीला होगा तो ही आप लोगों की बॉडी में लगेगा कि हाँ पानी की कमी है। तो उसको हमेशा, उसका कलर जो है वो कभी भी पीला नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, यहां पर अगर आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करने से एक बच्चे के द्वारा बोला गया सर काफी ज्यादा थक जाता हूं, फिर उसके बाद में नींद आने लगती है। देखिए ये एक आदत होती है। आज की डेट में अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूं तो मुझे नींद आने लगती है। यानी कि एक्सरसाइज को जिंदगी का पार्ट बना लो, और अगर जिंदगी का पार्ट एक्सरसाइज बन गई तो फिर आप लोगों को उसके बिना आलस आने लगेगा, क्योंकि इस लेवल पर आप लोगों की बॉडी आप लोगों के लिए तैयार हो जाएगी। तो वो आप लोगों को एक तरीके से होने के लिए फोर्सफुली आप लोगों को उसको अपनी जिंदगी का पार्ट बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो मैं अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करके चलता हूं। मुझे लगता है कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, दिन में थोड़ा बहुत टाइम ऐसा जरूर बिताइए जिसमें आप लोग ग्रीनरी के पास में हो, आसपास में पेड़ पौधे हो, ठीक है, एक अच्छी सी हवा आप लोगों को देखने को मिले, और थोड़ा आंखें जो है उसको रिलैक्स करने के लिए एक कई सारी बात जो मुझे कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आंखों में जलन होने लगी है, काफी लंबे समय तक लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। तो यार या तो अपने अलार्म लगा लीजिए मोबाइल के अंदर में, या फिर आप लोग कोई अगर वॉच है जिसमें आप लोग का रिमाइंडर है वो रखिए। आप लोगों को कोशिश ये करनी है कि 45 से 50 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को एक बार उठना है, और उठकर आंखों पे जो पानी है उसके झपके मारने हैं, जो ठंडा पानी होना चाहिए बेसिकली, ठीक है।
आंखों को कभी भी गर्म पानी से मत धुलो, ठंडे पानी से धुलो हमेशा। और ठंडे पानी से भी ऐसे धुलो कि मुंह में हवा भरकर या फिर मुंह में पानी भरकर। तो मुंह में पानी भर लो तो ज्यादा बेटर, से कुल्ला नहीं करते हैं तो उस तरीके से मुंह में पानी भरो और उसको मुंह को फुला लो बिल्कुल। तो इससे आंखों के अंदर तक आप लोगों को ठंडक पहुंचेगी। और इसी के साथ में उन्हें जब बहुत टाइट से आंखें मीच लेते हैं, आंखों को बंद कर लेते हैं बहुत टाइट से, उसको कम से कम हर घंटे में 1 या 2 बार आप लोग को आंखों को ऐसा करना चाहिए। एक और बात, जब भी आप लोग यहां पर लंबे समय तक रूम में बैठे रहते हैं तो 1-2 मिनट के लिए बाहर जाइए और बाहर जाकर आसमान की तरफ को देखिए। यानी कि आप लोग इतने पास पास बैठे बैठे रूम की चार दीवारी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, तो आप लोग की जो आंखें हैं वो बहुत पास पास का देख रही है, तो दूर का आप लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो कुछ दिनों बाद आप लोग की आंखें धुंधली देखने लगेगी दूर का। तो उसको आदत बनाए रखिए, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा लंबा डिस्टेंस देखिए, आंखों को एक रिलैक्स मिलेगा। और ये सारी चीजें मैंने फील की है लाइफ में यार। आंखों पे चश्मा चढ़ गया, एक टाइम ऐसा था कि शानदार आंखें थी, पर लेकिन जो गलतियां मैंने की है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये गलतियां आप लोग न फॉलो करें, ठीक है। तो ये कोशिश जरूर कीजिए। सुबह को उठते ही, ये एक टीचर थे मेरे जो सुबह एक तरीके से उनकी मुझे याद आ जाती है कई बार, वो मॉर्निंग में उठाया करते थे बच्चों को, ठीक है। घर पर आया करते थे कई बार, तो वो मॉर्निंग में डंडा लेकर आया करते थे, जो सोता था कई बार उसकी पिटाई भी करते थे। तो एक वो टीचर थे, उन्होंने बोला था, जो बेसिकली बायोलॉजी के टीचर थे, और उन्होंने बोला था कि एक जो सुबह सुबह आप लोग उठते हैं, किसी को हो सकता है कि सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगे, हालांकि ये चीज जो है ये मतलब एक तरीके से कोई ऐसा नहीं कि कोई साइंटिफिक प्रूफ होता है, पर हाँ जो बायोलॉजी के टीचर थे उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं आप लोगों को बताता हूं। हो सकता है आप लोगों को अटपटा लगे, अटपटा लगेगा, पर लेकिन ये पता है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। उसमें ये बोला था उन्होंने कि जो सुबह को उठ के जो नहीं कहते कि मुंह में बिना कुछ खाए बिना पानी पिए जो आप लोग की जो लार्वा होती है, जो लार होती है आप लोग की, ठीक है, वो लार जो होती है उसको उंगली पर लो और उसको आंखों में डाल लो, तो यानी कि वो आप लोगों के लिए मेडिसिन का काम करेगी। तो इस तरीके से बेसिकली वो एक तरीके से एंटीबायोटिक का काम करती है आंखों के लिए, मानिए आंखों के लिए बहुत प्रोडक्टिव चीज मानी जाती है। आप लोगों की खुद की लार, आप लोगों की खुद की लार, ठीक है, तो वो आप लोगों को आंखों में डालनी है। हो सकता है एक काम और कर लीजिएगा, इससे पहले शाम को ब्रश करके सोइएगा, तो इससे जो मुंह में बदबू है वो आप लोगों को नहीं रहेगी ज्यादा, और लार को आप लोग आंखों में डाल पाएंगे। सूंघने की जरूरत नहीं है, हर एक इंसान के साथ में होता है। ये मूवी में दिखाया जाता है कि सुबह उठ के ताजगी हो रही है और वो सारी चीजें, हवा चल रही है ठंडी ठंडी और वो सब चीजें, ठीक है, हर एक इंसान के साथ में चीजें होती हैं। तो प्रैक्टिकल तरीके की बातें आप लोग को बता रहा हूं। ठंडे पानी से आंखें धुलो, एक तरीके से आप लोग एक आंवले का रस भी आता है, अगर आप लोग शाम को आंवला भिगोकर रख लो और सुबह को उसको आंखों के पानी के छपके मारो, तो वो भी आप लोगों की आंखों के लिए बहुत फायदा पहुंचाएगा। और आगे चलकर ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को चश्मे को हटाने में हेल्प करेगी, ठीक है। तो ये कोशिश ये करो कि आप लोग मॉर्निंग में कम से कम 5 से 10 मिनट जो है कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करो। और अगर शीर्षासन कर पाते हो तो बहुत बेस्ट है, जिससे मुझे शीर्षासन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं 4 से 5 मिनट आराम से शीर्षासन कर लेता हूं। हालांकि पहले तो 2-3 मिनट ही होता था, पर लेकिन मैं बहुत लंबे समय से इसको फॉलो कर रहा हूं, लगभग 6-7 साल हो गए शीर्षासन करते करते। तो ये बीच बीच में, हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत कॉन्टिन्यूसली है, बीच बीच में कई बार छूट भी जाता है, कई दिन तक 1-2 दिन तक बाहर जाना पड़ गया, इधर उधर हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूसली अपने रूटीन में रखिए। हफ्ते में कम से कम आप लोग 4-5 बार तो जरूर कीजिए। और अगर रूटीन में रेगुलर इसको रख लेते हैं तो आप लोग की जो माइंड है उसको भी बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा, स्किन जो है वो आप लोग की अच्छी करेगा, और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज की जो ये क्लास है, ये लग रहा है कि डॉक्टर बैठ गया आगे तो यार ये वो चीजें हैं जो मुझे कई सारे बच्चों के द्वारा पूछी गई और मुझे लगा कि ये शेयर करनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, तो इनको आप लोग लाइफ में जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। डेली आप लोगों को ये 2 वीडियो देखने को मिलती हैं जिनमें करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा, अगर आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो। आइए कुछ बातें करते हैं। पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इंपोर्टेंट डे के बारे में, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि मैंने संडे को पहली बार भी आप लोगों को बोला था कि संडे में लाइट रखा करेंगे, थोड़ा लेक्चर क्विज वगैरह नहीं करेंगे, पूरा वही रूटीन रहता है पूरे वीक में। तो कई सारे बच्चे बोलेंगे सर ऐसा लगता है कि जेल में चल रही है जिंदगी चलिए कोई नहीं, लेक्चर थोड़ा सा हल्का रख लिया करेंगे संडे में, क्योंकि संडे में आप लोगों के लिए और भी एक्स्ट्रा वीडियो आती है, ठीक है। तो संडे में आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो भी आने वाली है, जो कि 7 बजे के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसको भी आप लोग एंजॉय कीजिएगा। सरप्राइज है, देखते हैं कौन सी वीडियो आएगी एक वीडियो आएगी आप लोगों के लिए, ठीक है, तो उसको आप लोग एंजॉय कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर पहले इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करते हैं। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट जो होते हैं यार बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। आप में से पेड़ पौधे कौन लगाता है, कौन कौन पेड़ पौधे लगाता है? जब भी जन्मदिन आया करे एक पेड़ जरूर लगाया कीजिए। 21 मार्च को यहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट।
ये बेसिकली सेलिब्रेट करता है जो फॉरेस्ट है उनके बारे में अवेयरनेस फैलाता है। और आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए पृथ्वी के ऊपर जितने भी सारे फॉरेस्ट हैं तो वो कहीं ना कहीं हमको अब तक जिंदा रखे हुए हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि लाइफ ऑन लैंड जो है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 15वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसका पार्ट भी है यहाँ पर लाइफ ऑन लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर जो लाइफ है उसको बेसिकली सपोर्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। इसकी जो थीम है बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट रिस्टोरेशन। पेड़ पौधे इतने ज्यादा काट डाले हैं हम लोगों ने आज के में कि हम लोग खुद ही इसके चपेट में आकर मरने लगे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरी बार हमारी कंट्री जो है इसकी कैपिटल है दिल्ली, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड कैपिटल की कैटेगरी में है। अगर वर्ल्ड में आप लोग 15 सबसे ज्यादा मोस्ट पोल्यूटेड सिटी का नाम लोगे तो 13 उसमें से हमारी कंट्री में है। तो यहां से एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि हम लोग कैसी जिंदगी जी रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए बोला गया कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करो, यानी कि फॉरेस्ट लगाओ और पाथ जो है ये रिकवरी का और एक तरीके से वेलबींग का आप लोग को देखने को मिलेगा। तो मैनेज करना है, कंजर्व करना है और इसी के साथ में सस्टेनेबल बना के रखना है। यानी कि हम जो आज के में फॉरेस्ट पेड़ पौधे देख रहे हैं ये वो फॉरेस्ट, ये वो पेड़ पौधे हैं जो हमारे बुजुर्गों बाबा दादा ने लगाए थे और यही हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। क्या आप लोग ऐसा करके यहां से नहीं जाओगे कि आने वाली जनरेशन को भी इसका फायदा हो सके? तो ये जरूरी है और इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डिफिनेशन यही है जो सबसे सिंपल डेफिनेशन है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो और आने वाली जनरेशन के लिए भी छोड़कर जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो थीम काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर एलिमिनेशन ऑफ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। रेस के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ये काला भूरा गोरा ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, तो इसको एलिमिनेट करने की बात की जाती है। तो 21 जो मार्च है वो यहां पर डेज का रखा गया है एलिमिनेशन करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन के लिए। तो यहां पर जो ग्लोबल लेवल पर जो टॉलरेंस होना चाहिए, यहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और खासकर जो सोसाइटी है वो आजकल में इनटॉलरेंस हो गई है काफी ज्यादा। जरा सी देर में आप लोग देखो कहीं एटीएम में लाइन लगी खड़ी है, कहीं मेट्रो में आप लोग जा रहे हो या बस में कहीं जा रहे हो, धक्का मुक्की रहती है, ऐसा लगता है कि काट के खा जाएंगे एक दूसरे को। तो एक नॉर्मल जो टॉलरेंस होता है ना, एक शांत स्वभाव रहना, शांत चित्त बोलते हैं बेसिकली, चित्त यानी कि मन जितना शांत रहेगा उतना ही ज्यादा लाइफ में आप लोग प्रोडक्टिव रहोगे। आप लोगों के आसपास में बहुत सारी बेफजूल की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर लेकिन आप लोगों को उन सारी बेफजूल की चीजों से ऊपर उठकर अपने चित्त को शांत रखना है। और चित्त को एक बार शांत रखना सीख लिया तो जिंदगी जो है वो आप लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये चीजें वे हैं जो आप लोग लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मुझे लगा कि ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं, क्योंकि अगर आप लोग फालतू की चीजें दिमाग में चलाते हो तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है बहुत बड़ा। पर लेकिन चित्त अगर शांत रखना सीखे तो सारी चीजें आप लोग को मजे में आसान लगने लगेगी। तो थीम है यहां पर बोला जा रहा है कि यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। तो रेसिज्म के खिलाफ जो है उनको यूथ को खड़ा होना है, तभी जाकर जो यूथ है, यूथ के अंदर बहुत पावर होती है यार, पर लेकिन यूथ जो है अगर एक बार डगमगा गया रास्ते से तो फिर उसको रास्ते पर लाना भी टफ है। एक बार रास्ते पर आ गया तो वो मानो कि एक तरीके से सोसाइटी को चेंज करके रख देगा। तो दो इंपॉर्टेंट डे हो गए यहां पर, एक है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट और दूसरा आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर ये है एलिमिनेशन ऑफ द जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है। तो यहां पर रेसिज्म बेसिकली जातिवाद आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके बारे में याद रखिएगा। एक और डे है यहां पर जो बात की जा रही है वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे है, ये यहां पर जो बच्चे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बॉडी जो है माता पिता से मिलकर जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो बॉडी में 21वां यानी कि 21st जो क्रोमोसोम्स है उसकी कॉपी हो जाती है 3। नॉर्मली 2 क्रोमोसोम्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, पर लेकिन यहां पर एक और एक्स्ट्रा हो जाता है, तो यहां पर 21 के 3 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं, जिसके चलते कुछ ऐसी बीमारी सामने निकल कर आएगी कि जो बच्चा रहेगा वो थोड़ा सा डिफरेंट चीजें देखने को मिलेगी। उसकी नाक छोटी रहेगी, मुंह छोटा रहेगा, कान छोटे रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ में उसकी जो फिंगर रहेंगी वो स्लाइटली थोड़ी सी मुड़ी हुई रहेंगी। ठीक है, उसकी जो और शेप रहेगी बॉडी वो एक नॉर्मल इंसान से डिफरेंट रहेंगी। जो व्हाइट स्पॉट आप लोगों को उसकी आंखों में देखने को मिलेगा, जो बॉडी का पूरा साइज है वो भी कम नजर आएगा आप लोगों को। फ्लैट या फिर राउंड फुट उसके आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। तो इसको बोलते हैं ए जेनेटिक क्रोमोसोम्स 21 डिसऑर्डर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये आप लोगों की, अगर आप लोगों ने किसी को ऐसा देखा है तो ये एक तरीके से उसका जो डेवलपमेंट है मेंटल को लेकर वो भी भरपूर नहीं होता है और एक इंटेलेक्चुअल डिले होता है उसमें। यानी कि एक एज जो है उसकी नॉर्मल जितनी होनी चाहिए, जितनी एक एज का बच्चा, वो जादू मूवी देखी आप लोगों ने ऋतिक रोशन वाली, इतना बड़ा होने के बाद भी उसका जो माइंड था वो छोटे बच्चों की तरीके से काम करता था। ठीक है,
तो वो सारी चीजें यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये नेचुरली है, तो इसको हम लोग को समझना चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि इस तरीके की भी कोई एक बीमारी देखने को मिलती है। तो लोग जो है इसको अंडरस्टैंड करेंगे, एजुकेट रहेंगे, तो हेल्थ केयर देखने को मिलेगी और मेडिकल प्रोफेशनल इसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो इसके चलते इस तरीके का जो सिंड्रोम है इसको हम लोग मिटा पाएंगे। तो मिलकर काम करेंगे, तो इसलिए बोला गया, थीम भी बोला गया कनेक्ट, यानी कि मिलकर ये चीजें हम लोग को मिटानी है, तभी हम लोग इनका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो ये एक तरीके से आप लोग इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं। ऐसी ऐसी भी चीजें देखने को मिलती है, तो बच्चों को समझना काफी ज्यादा जरूरी है स्टार्टिंग में जब बच्चा पैदा होता है, ताकि ऐसी कोई एक्टिविटी बॉडी में न हो। तो उसको स्टार्टिंग में ही कई सारी चीजों के इलाज भी कराए जा सकते हैं, कई सारी चीजें ऐसी बीमारी होती हैं जिनके इलाज कराए जा सकते हैं, पर लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, तो कई सारे बच्चे जो हैं उसके चलते चलते आगे बढ़ते हैं और फिर वो बीमारी उनकी बॉडी में परमानेंट हो जाती है। तो इसलिए काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट यहां पर कुछ शॉर्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग नजर डालते हैं। बात की जा रही है यहां पर अभी रिसेंटली राइट टू डिसेंट के बारे में। डिसेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर आप लोग मेरे से सहमत नहीं है तो आप लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि हाँ सर ये काम आपने गलत किया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। तो ये हो गया राइट टू डिसेंट। आज की डेट में अगर अपनी कंट्री में आप लोग बात करें, जो हमारी कंट्री में प्रेस फ्रीडम के बारे में बात करें, तो ये सारी ऐसी चीजें जैसे डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हो गया, हमारी जो रैंक है इसमें गिरती हुई जा रही है। तो अभी यहां पर जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है जिनका नाम है पी साईनाथ, उनके द्वारा यहां पर इसके बारे में बात की गई। तो यहां पर एक पर्टिकुलर जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा यहां पर एक रिपोर्ट सबमिट की गई, और जिसमें बोला गया कि अगर कोई जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट के पास में राइट टू डिसेंट नहीं है तो फिर कैसा जर्नलिस्ट रह गया। अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है और उसको पसंद नहीं आ रहा है और वो उसके खिलाफ लिख भी नहीं सकता है, तो फिर उसके जर्नलिज्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसी के चलते जो इंडेक्स मॉनिटरिंग सेल है उसके द्वारा यहां पर जो बेसिकली सेटअप की गई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि हमारी कंट्री की जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो ये जो चेयर की गई यहां पर, ये की गई यहां पर कुलदीप सिंह धातवारिया के द्वारा। तो ये यहां पर प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के। तो इसके चलते यहां पर कमेटी के द्वारा कई सारी बातें यहां पर देखने को मिली, और 10 गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी थे यहां पर। इसके चलते यहां पर जो चीजें सामने निकल कर आई, तो यहां पर जो कमेटी है उसके द्वारा जो रिकमेंडेशन दी गई, सबसे पहले तो ये बोला गया कि डीक्रिमिनलाइज करो आप लोग डिफेमेशन, यानी कि अगर डिफेमेशन का कोई चार्ज लगाया तो क्रिमिनल कैटेगरी में उसको रखा गया है। और बहुत फ्यू कंट्री हैं जिनमें से इंडिया एक है जो इसको क्रिमिनलाइज करता है यहां पर, यानी कि अगर किसी को आप लोगों ने कुछ बोल दिया तो क्रिमिनल की कैटेगरी में आ गए, तो ये गलत चीजें हैं। इसका मतलब ये हो गया सामने वाले कुछ बोलने नहीं दोगे आप लोग, तो कैसे चलेगी ये बातें, किस तरीके से लोग जो है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर पाएंगे, वो तो कुछ लिख ही नहीं पाएंगे किसी के खिलाफ। तो पैनल के द्वारा ये भी रिकमेंड दी गई यहां पर कि अगर आगे से किसी भी जो मीडिया पब्लिकेशन के खिलाफ अगर एफआईआर लिखनी है तो यहां पर आप लोगों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, तभी ये चीजें आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, हमारे संविधान में अगर आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर में, तो पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट है उसमें आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो इसके अंदर जब आर्टिकल 19 के बारे में आप लोग बात करते हैं तो उसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात की जाती है। तो फंडामेंटल राइट है ये हमारे पास में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस है, पर लेकिन रियलिटी में वो हमको मिल नहीं पाती है जिस तरीके की कंडीशन देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते यहां पर ये सारी बातें हैं। तो कुछ लिखने के लिए आता है तो ये कुछ पॉइंट है जो आप लोग यूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उनको सी के जो नायर के नाम से भी आप लोग बोल सकते हैं। वैसे इनको यहां पर जो इनका जो पूरा नाम है चेमनचेरी कुनिरामन नायर, सी के नायर या फिर चेमनचेरी कुनिरामन नायर, जिनका सामने गुरु भी लगा है, तो गुरु चेमनचेरी कुनिरामन नायर। तो इनको जो पद्मश्री मिला और जो इनकी डेथ हुई ये 104 की एज में हुई। तो जिसको ये लगता है कि जिंदगी जो है वो ज्यादा नहीं जी जा सकती, तो 1916 में ये पैदा हुए थे और 2021 में इनकी जान गई। तो यहाँ पर चेमनचेरी कुनिमन जो नायर है, यहाँ पर इनको गुरु चेमनचेरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये कथकली एक्टर है और कथकली के मेजर फॉर्म यहाँ पर इनके द्वारा काफी ज्यादा सपोर्ट किया गया। इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और इसी के साथ में जो भारतनाट्यम है उसको भी पॉपुलर करने में जो नॉर्थ केरला में इनका काफी बड़ा रोल रहा। 1999 में केरला जो संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप जो अकेडमी भी इनको देखने को मिली। अगर बात करें इसके बारे में कुछ बातें और एक्स्ट्रा लेवल पर, यहाँ पर हमारी कंट्री में टोटल क्लासिकल डांस के बारे में कोई आप लोगों से पूछे तो 8 क्लासिकल डांस है। इसमें जो भारतनाट्यम है वो तमिलनाडु स्टेट में काफी लार्ज स्केल पर परफॉर्म किया था। कथकली जो है ये केरला के अंदर में, और मोहिनीअट्टम, ठीक है, तो यहाँ पर ये कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों केरला के अंदर, जिसके बारे में आइडिया रखते हैं। उड़ीसी सीधा सीधा बात है यहाँ पर उड़ीसा के अंदर, यानी कि उड़ीसा के अंदर। कुचिपुड़ी हो गया आंध्र प्रदेश के अंदर। मणिपुरी हो गया मणिपुर के अंदर। कथक हो गया नॉर्थ इंडिया या फिर मेनली यूपी आप लोग बोल सकते हैं। और जो सतारिया है ये है आसाम के अंदर। तो ये क्लासिकल फॉर्म डांस है हमारी कंट्री में, जो कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इनके बारे में। ठीक है, तो एक ओवरव्यू आप लोग को होना चाहिए इसके बारे में।
कुछ और छोटी छोटी न्यूज है यहाँ पर, ये अपोजिशन पार्टी के द्वारा यहाँ पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि उन्होंने 17th सेंचुरी के एक जनरल थे जिनका नाम था लचित भोपुराम, ठीक है। तो इनका ये है बेसिकली भोरपुकान, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर फ्रीडम फाइटर इनको बोला गया। फ्रीडम फाइटर नॉर्मली अगर देख सकते हैं हमारी कंट्री में जब अंग्रेज आए उसके बाद में फ्रीडम फाइटर जो बोलना स्टार्ट किया, पर लेकिन यहाँ पर 1622 से लेकर यहाँ पर 1672 के बीच की बात की जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया। उस टाइम पर हमारी कंट्री में मुगल थे बेसिकली, और ये इस टाइम पर यहाँ पर जाने जाते हैं यहाँ पर बैटल ऑफ सराय घाट, ठीक है। तो ये 1671 की बात है। उस टाइम पर जो राम सिंह थे मुगल फोर्स के साइड से, उन्होंने यहाँ पर इनको हटाया और यहाँ पर जो अहिमुम किंगडम है वो अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तो बोरपोकान जो है बेसिकली इसको पू कोन लुंग, ठीक है। तो ये आसाम आज के में देखने को मिलता है, जिसको अहोम किंगडम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इनकी जो डेथ हुई वो 1672 यानी कि 1672 में हुई, ठीक है। जिसके चलते यहाँ पर जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट था ये लगभग इससे 2 साल पहले था। इसके बाद में फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट चलना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर इसीलिए क्रिटिसाइज किया गया कि कई बार हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो कुछ ऐसे फैक्ट रख देते हैं जो कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलने को मिलता है, यानी कि उन्हें होता है कुछ ऐसी बातें जो कि नॉर्मली गलत होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर होने के नाते एक तरीके से ये माना जाता है कि उनको जो भी बोलना चाहिए उसको तोलकर बोलना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पर्सनैलिटी जो है अगर बोलकर नहीं तोलेगी और बहुत सारे लोग जो फॉलो करते हैं तो उसके ऊपर इसका काफी एक गलत इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। सेंट्रल के द्वारा रिकॉन्स्टिट्यूट की गई एक एडवाइजरी कमेटी जो कि स्टडी करेगी यहाँ पर जो मैथिकल रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर सरस्वती, ठीक है। तो इस रिवर के बारे में थोड़ा जानेंगे। तो ये इसके लिए यहाँ पर ऑलरेडी एक पैनल बनाया गया था जिसका टाइम ड्यूरेशन एंड हो गया 2019 में। तो फिर से कमेटी यहाँ पर कंटिन्यू की जा रही है कल्चर मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो कल्चर मिनिस्टर चेयर करेंगे इस पर्टिकुलर कमेटी को। तो हमारी कंट्री में कल्चर मिनिस्टर कौन है उसके बारे में आप लोग को बताना है। तब तक आप लोग यहाँ पर जो सरस्वती रिवर है उसके बारे में आप लोग देखिए, जो बेसिकली ये रेड वाला एरिया आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये रिवर है यहाँ पर, ये सतलुज है, ये यमुना है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ये जो पर्टिकुलर आप लोगों को देखने को मिल रही है इस साइड में भी आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहाँ से होकर ये कहाँ से जाकर यहाँ पर गिरती है। ये बेसिकली प्रहलाद सिंह पटेल की अध्यक्षता में ये कमेटी है जो इसके बारे में यहाँ पर बात करेगी। लूनी रिवर भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रवि हो गया। ये सारी जो रिवर है जो आप लोगों ने इंडस सिस्टम पढ़ा होगा, जो हमारी कंट्री में जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रीटी भी है, ठीक है। तो उस ट्रीटी के बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी है। ट्रीटी का नाम क्या है आप लोगों ने पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा क्या है आप लोगों ने, पढ़ा क्यों नहीं होगा, कई बार तो मैंने ही पढ़ा है। इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से उसको जानते हैं। 3 रिवर इंडिया के हिस्से में आती है और 3 आती है पाकिस्तान के हिस्से में। अब क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कौन सी इंडिया के हिस्से में आती है और कौन सी पाकिस्तान के हिस्से में आती है, ठीक है। तो चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, यमुना, ये है यहाँ पर दृशा देवती, ठीक है। तो ये सारी रिवर है इस पर्टिकुलर एरिया में। हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप लोग रख सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में, और हाँ कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है। तो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके जो कमीशन है ये हेड किया जा रहा है MM कुत्ते के द्वारा, ठीक है, KUTTY कुत्ते। तो ये फॉर्मर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंदर है। तो इनके द्वारा इसको हेड किया जा रहा है। एक तरीके से हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड जो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है प्रकाश जावड़ेकर साहब के अंडर में, तो उनके द्वारा पेपर वर्क सबमिट किया गया था कि एक लीगल बैकिंग देंगे, पर लेकिन ये जो कमीशन है ये डिसोल्व कर दिया गया अभी यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हेड किया जा रहा था MM कुत्ते, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये अभी न्यूज में है। तो एक मोटा सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए कि चल क्या रहा है, यानी कि रटने के लिए बोल रहा हूं, पर फिर भी एक हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं, ठीक है। अब बड़ी प्यारी न्यूज है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल न्यूज है, और ये जो बात कर रही है इंटरनेशनल न्यूज, ये सोमालिया और कीनिया के बारे में बात कर रही है। अगर मैप में आप लोग इसको देखना चाहते हैं सोमालिया और कीनिया कहां पर है, तो आप लोग यहाँ पर इसको देख पाएंगे। अभी आप लोग को बेसिकली यहाँ पर दिखाता हूं, इस वाले मैप में आप लोग देखिए, ठीक है। तो अपनी कंट्री कंपेयर में देखा कीजिए, यहां से अपनी कंट्री होगी, यहां पर आप लोगों को सोमालिया देखने को मिलेगा, और यहां से आप लोग आएंगे यहां पर आप लोग कीनिया देखने को मिलेगा। तो सोमालिया और कीनिया दोनों ये इंडियन ओशन के अंदर यहां पर कंट्री हैं, जो बेसिकली अभी रिसेंटली झड़प इनके बीच में चल रही है कि कैसे जो पानी है वो डिवाइड करना है। जो कीनिया बोलता है कि आप लोगों को जो इक्वेटर जाता है, जैसे इक्वेटर मान लीजिए जा रहे हैं, तो इक्वेटर के पैरेलल में आप लोग यहाँ पर ये लाइन खींचनी है और उसके तरीके से आप लोग यहाँ पर डिवाइड करना है कि हमारा पानी वाटर यहाँ तक है। सोमालिया कह रहा है कि जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर लाइन है उसके पैरेलल में आप लोगों को लाइन चाहनी है, ठीक है। बॉर्डर के पैरेलल में जहां तक वो लाइन जाती है तो ये यहाँ पर बेसिकली एरिया होना चाहिए। तो इन दोनों की लड़ाई है इस ट्राइंगल के ऊपर, जो कि दोनों लड़ रहे हैं कि ये बोलता है मेरा एरिया यहाँ होना चाहिए, तो सोमालिया बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो एरिया आना चाहिए सीधा आना चाहिए। जो कीनिया है वो बोल रहा है कि इक्वेटर के पैरेलल में होना चाहिए।
तो ये एरिया के ऊपर इतना क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि इस एरिया में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। जी हाँ, बिल्कुल गड़बड़ है। ऑयल और जो गैस डिपॉजिट है वो काफी लार्ज स्केल पर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहां पर इसके ऊपर दोनों कंट्री लड़ रही हैं। तो इंडियन ओशन के अंदर यहां पर जो अभी कहीं पर अगर ओशन के अंदर लड़ाई होगी तो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो कीनिया ने अभी यहां पर डिक्लाइन कर दिया पार्टिसिपेट करने से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में, जिसके चलते यहां पर एक मैरीटाइम डिस्प्यूट है इसका सोमालिया, जो कि इसका पड़ोसी देश है, उसके साथ में। तो इसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में है। ठीक है, समझ में आ गया बिल्कुल कहां पर बात की जा रही है और क्या बात की जा रही है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो सोमालिया और कीनिया के बारे में बात की गई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यहां पर इसमें टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ जो पोजीशन है ये 15 है, 15 जजेस हैं। और यहां पर यूएन के चार्टर यानी कि यूएन के संविधान के हिसाब से काम करते हैं। 9 जो ईयर है वो यहां पर इसका टाइम ड्यूरेशन रहता है। हेग नीदरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है और इसको जो गठन किया गया था ये 1945 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये याद रखिएगा, इसके बारे में इसको वर्ल्ड कोर्ट के तरीके से भी देखा जाता है, जो कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन नेशन के, तो उनमें से एक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन का ये एक ऑर्गन भी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर। ठीक है, जो नेक्स्ट न्यूज है वो थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये न्यूज कम एक टॉपिक अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है नेशनल कैपिटल टेरिटरी के बारे में। हमारी कंट्री की जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है वहां पर अभी गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट बिल लाया गया। तो ये दिल्ली अमेंडमेंट बिल है क्या, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों देखने को मिल रहा है, तो इसके बारे में एक डिटेल में ओवरव्यू में आप लोगों को देने जा रहा हूं। पहले तो यहां पर इसका एम क्या है? इसका एम यह है कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी है दिल्ली, उसका एक एक्ट था 1991 का, तो उसमें चेंज किया जा रहा है अभी यहां पर, तो उसके चलते यहां पर इनके द्वारा ये बिल लाया गया। एम क्या है? डिफाइन करना है यहां पर फिर से गवर्नमेंट और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में क्या पावर रहेगी, गवर्नमेंट कौन सी, जैसे हमारी कंट्री के जो फिलहाल अभी दिल्ली के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अरविंद केजरीवाल साहब, तो वो हमेशा दिल्ली को एक स्टेट की तरीके से देखते हैं। पर लेकिन दिल्ली क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। पर लेकिन यूनियन टेरिटरी में जब चीफ मिनिस्टर आ जाते हैं और एक लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है तो फिर सीएम के हाथ में भी एक ठीक ठाक पावर आ जाती है, तो उनके बीच में फिर झड़प होती है। तो उस झड़प के बारे में कुछ बात की जा रही है। बिल के अंदर प्रोविजन क्या रखे गए हैं? बिल के अंदर प्रोविजन ये बोला जा रहा है कि जो गवर्नमेंट वर्ड यूज किया जाता है, जैसे यहां पर बोला गया ना कि अभी आप लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, तो जो वर्ड गवर्नमेंट यूज किया जा रहा है ये गवर्नमेंट बेसिकली ये बोला गया कि लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नहीं, ये गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए रेफर किया जाता है। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो टॉप पोजीशन है और इसके नीचे आएंगी सारी चीजें जो असेंबली वगैरह है। यानी कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में इतनी पावर नहीं रहेगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में पावर रहेगी। और अगर कुछ भी करना है यहाँ पर जो असेंबली है उसको, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर है यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। तो असेंबली अगर कुछ भी करना चाहती है, कोई लॉ बनाना चाहती है, तो उसमें पहले उसको डिस्कशन करना पड़ेगा किसके साथ में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में। आखिर सेंटर के द्वारा ये ऐसा स्टेप क्यों उठाया गया, तो इसके पीछे भी एक राम कहानी है। पहले हम लोग राम कहानी से पहले एक जजमेंट के बारे में बात करते हैं। हमारी कंट्री में एक जजमेंट आया था जो कि 5 जज की बेंच के द्वारा देखा गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह बोला गया कि जो एलजी है उसके बाद में जो डिस्कस किया जाएगा, जैसे पुलिस का कोई मैटर आ गया, पब्लिक ऑर्डर का आ गया या फिर लैंड का आ गया, ये 3 मैटर जो है ये एलजी के अंदर रहेंगे और इन तीनों मैटर पर अगर कोई काम होगा तो एलजी से डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट अपने आप डिसीजन ले सकती है और एलजी को इन्फॉर्म करती रहे। तो काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर यहाँ पर उसके द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, तो यहाँ पर वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एलजी को कि हाँ बता देंगे भाई साहब ये काम हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो उससे एडवाइस लेंगे। ठीक है, तो एलजी जो है वो बाउंड रहेगा ये एड एंड एडवाइस किससे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसा बोलेगी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसको ऐसा ही करना पड़ेगा। ये भी बात इस जजमेंट के अंदर बोली गई। एलजी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली का, यहाँ पर वो किसी राज्य का गवर्नर नहीं है, वो एक यूनियन टेरिटरी का बेसिकली यहां पर आप लोगों को पोस्ट पर देखने को मिलेगी। तो उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरीके से देखा जाता है। तो एलजी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटर है। पर लेकिन दूसरी भी साथ इन्होंने यहां पर जो बातें बोली एलजी के बारे में, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी यहां पर उनके कानों में भी एक बात डाल दी सीधा सीधा कि ऐसा है ज्यादा उछलने की कूदने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी एक यूनियन टेरिटरी हैं, कोई स्टेट नहीं है। तो एक बैलेंस बनाकर चलने की बात इनके द्वारा की गई। तो ये बातें जब सामने निकल कर आई तो देखिए सीधा सीधा मतलब क्या हो गया, यहां पर जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया ये कि एलजी को यहां पर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल जो है उनके जो बेसिकली उन्होंने कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो एक अच्छी फीलिंग ये आने लगी कि हाँ हम तो अब अपना हिसाब अपने आप से काम करेंगे। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनने सारी जो फाइल वगैरह जो साइन की जाती थी एग्जीक्यूटिव मैटर की एलजी को, वो सारी सेंड करना बंद कर दी। यानी कि सारे डिसीजन अपने हिसाब से लेने लगे, बस एलजी को इन्फॉर्म कर देते थे कि हाँ ये कर लिया है हम लोगों ने काम और अब ये हम लोगों ने ये काम निपटा लिए। तो उन्होंने ये सारी चीजें अपने हिसाब से इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर जब ये सारी चीजें होने लगी,
एलजी तो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये दिक्कत तो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यार हमारे तक कोई बात ही नहीं आ रही है, सारी चीजें इस तरीके से निकाल कर लाई जा रही है। तो इसके चलते इनके द्वारा यहां पर ये अमेंडमेंट लाया गया, जिसके चलते उन्होंने बोला कुछ भी अगर करोगे नेशनल कैपिटल के अंदर तो हमसे पूछकर करोगे वरना नहीं करोगे। तो ये बातें यहां पर देखने को मिलने लगी। तो इंश्योर किया गया इसके तहत कि नेसेसरी है कि ग्रांट की जा रही है यहां पर एक अपॉर्चुनिटी, जिसके चलते हिज और ये हर और हिज और ओपिनियन है यहां पर, वो जो डिसीजन है यहां पर ये तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का यहां पर जो दिल्ली कैबिनेट के अंदर वो इंप्लीमेंट किया जाना है। तो यहां पर जो यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो एक तरीके से उसको इनेबल किया जा रहा है कि वो डे टू डे जो एडमिनिस्ट्रेशन है कैपिटल के अंदर, ठीक है, इंक्वायर करें यहां पर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन के बारे में बात करें यहां पर, तो लेजिस्लेटिव असेंबली को यहां पर ऐसा है कि अगर कोई भी इस तरीके का कुछ करना है तो एलजी के बेसिकली हाथ में यहां पर पावर दे रखी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो अमेंडमेंट जो यहां पर लाया जा रहा है, यहां पर ये बात करें कि जो करंट स्टेटस है यूनियन टेरिटरी का, ठीक है, जो यूनियन टेरिटरी है यहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसके अंदर होती है, तो यहां पर ये 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था। इसके चलते आर्टिकल 239AA और 239BB ऐड किया गया, जिसके चलते यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली आई। अगर आप लोगों से कोई पूछेगी यूनियन टेरिटरी दिल्ली के अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो किस एक्ट से निकल कर आई है, किस अमेंडमेंट से, किस अमेंडमेंट से, तो 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया यहां पर। गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये पास किया गया यहां पर एक एक्ट, जिसके चलते यहां पर जो आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखने को मिले, तो यहां पर असेंबली आई, चीफ मिनिस्टर आए नेशनल कैपिटल के अंदर में। तो यहां पर जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल जो दिल्ली है उसको एक तरीके से पावरफुल एक असेंबली मिली, डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है जो एंजॉय करते हैं यहां पर एलजी, और ड्यूटी है चीफ मिनिस्टर की यहां पर एक तरीके से रेस्पेक्ट करे, मिलकर काम करे दोनों, ये बेसिकली पर्पज रखा गया है। पर लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिलता नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर ज्यादा झड़प सामने निकल कर आती है, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो यहां पर की गई है, हल्का सा आइडिया के बारे में आप लोग रख सकते हैं। बाकी अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यहां पर उसको देखती है। तो हमारे संविधान में अगर बात करें तो आर्टिकल 143 यहां पर एटलीस्ट मिनिमम 5 जज तो वहां पर होने चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई मैटर है तो 5 जज उसको सुनेंगे और उसके बाद में डिसीजन निकल कर आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री के हैं आज के डेट में कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में, तो उनके द्वारा डिसीजन लिया जाता है इस तरीके की बेंच बनाने का। हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो भी यहां पर बात कर सकते हैं, किससे, सुप्रीम कोर्ट से। बोलेंगे यहां पर बेसिकली प्रेसिडेंट की बताओ यार ये मैटर है पब्लिक इंपोर्टेंस का, इसमें क्या किया जा सकता है। तो मिनिमम 5 जज की बेंच का गठन यहां पर किया जाएगा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो बेसिकली संविधान से रिलेटेड मैटर है या फिर प्रेसिडेंट ने कोई मैटर रेफर किया है, तो ये तब यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कैसे बनती है उसके बारे में, तो कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है गवर्नमेंट की एक स्कीम के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। इस स्कीम का नाम है एमपी लैड। एमपी लैड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी जब कोविड-19 चला, उस टाइम पर एमपी लैड को सस्पेंड किया गया। इसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारी कंट्री के, जिनको आप लोग सांसद बोलते हैं, तो उनके लिए लोकल एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम चलाई गई थी। तो यहां पर जो बेसिकली अभी रिसेंटली अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या बात की जा रही है, आखिर ये क्यों न्यूज में आ गई है। तो जो एमपी लैड स्कीम का पैसा जो है वो गोवा के जो राज्य है, गोवा राज्य के अंदर जो गांव है उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिसकी वजह से ये न्यूज में आ गई। कंडीशन क्या है थोड़ा समझ लेते हैं एमपी लैड के बारे में। पहले थोड़ा सा एमपी लैड जो है हमारी कंट्री में कब आई यहां पर, ये तो ये 1993 में आई। 1993 में ये आई, 23 दिसंबर 1993 में 5 करोड़ रुपए एनुअल दिए जाएंगे जो एमपी यानी कि जो हमारी कंट्री में सांसद है उनको, ताकि वो प्रोजेक्ट चला सके अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहां से वो चुनकर आते हैं, और ये एप्लीकेबल रहेगा लोकसभा और राज्यसभा के एमपी के ऊपर, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली ये बोला गया है कि 15% जो एनुअल आउटलेट है फंड का, ये मस्ट बी यूटिलाइज एरिया जहां पर शेड्यूल कास्ट रहते हैं, तो उसके लिए फिक्स किया गया 15% कम से कम। 7.5% एनुअल जो आउटलेट है यहां पर ये यूटिलाइज किया जाएगा यहां पर जो इनहेबिटेड शेड्यूल जो ट्राइब वाला एरिया है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहां पर शेड्यूल कास्ट के लिए जो बोला गया है 15% टोटल पैसे का, और शेड्यूल ट्राइब के लिए बोला गया 7.5%। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है। स्टार्टिंग में जो स्कीम थी यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती थी, पर लेकिन आज की डेट में फिर इसको चेंज किया गया 1994 में, और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर ये आती है। 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं दो इंस्टॉलमेंट में, जिसमें 2.5 करोड़ रुपए इनके लिए दिए जाते हैं, और ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल फंड क्या होता है, 5 करोड़ रुपए दिए गए और इनके द्वारा 4 करोड़ खर्च कर लिए गए, 1 करोड़ रह गया। अगले साल फिर 5 करोड़ मिलेंगे तो 6 करोड़ हो जाएंगे। अगले साल इन्होंने 3 करोड़ रुपए खर्च किए, 3 करोड़ रह गए। अगले साल फिर 5 करोड़ मिलेंगे, 8 करोड़ हो गए। तो ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि वो जुड़ता चला जाएगा, आगे खत्म नहीं होगा नॉर्मल तरीके से अगर खर्च नहीं करेंगे तो कोविड-19 के टाइम पर सस्पेंड कर दिया गया था यहां पर ये, तो उसके चलते जो पैसा है वो खत्म हो रहा है, यहां पर जो भी एलोकेट किया था वो खत्म हो गया। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है यहां पर ये जो 1993 में स्टार्ट की गई थी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जहां पूरा पैसा सेंटर से आता है।
अब कौन कौन इसको यूज करते हैं, तो लोकसभा के एमपी हो गए, राज्यसभा के सांसद हो गए और नॉमिनेटेड मेंबर हो गए, तो ये इसको यूज करते हैं। अब समझते हैं इसके बारे में। लोकसभा के जो एमपी हैं यहाँ पर वो कहां पर यूज करेंगे, तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के ये यहाँ पर पावर रहती है, जो डीएम रहता है, तो उसको बोलेंगे, रिकमेंड करेंगे यार ये यहाँ पर चीजें बननी है, इसको बनवा देना, तो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करेंगे जहां से चुन के आते हैं। राज्यसभा के जो मेंबर है वो पर्टिकुलर स्टेट से चुनकर आ रहे हैं, तो वो अपने स्टेट में कहीं पर भी, कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, कहीं पर भी जाकर ये काम कर सकते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर जो यहाँ पर चुनकर आते हैं वो कंट्री में कहीं पर भी काम कर सकते हैं, तो ये याद रखिएगा। यानी कि अलग अलग जो एरिया है यहाँ पर उनका अलग अलग डिवीजन यहाँ पर किया गया है, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, रोड, इन पर भी ये खर्च करेंगे। जून 2016 में एमपीलैड जो है उसको इंप्लीमेंट करने की जब बात की गई तो कई सारी स्कीम भी चलाई जाती है। स्वच्छ भारत अभियान हो गया, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन हो गया, सुगम्य भारत अभियान, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर थ्रू द रेन हार्वेस्टिंग, यानी कि हार्वेस्टिंग के थ्रू कंजर्व करना, और सांसद आदर्श ग्राम योजना, तो ये वो स्कीम है जहां पर पैसे को खर्च किया गया कई जगह। तो इस तरीके से इनके बारे में आप लोग छोटा छोटा सा एक आइडिया रख सकते हैं। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये था आज का नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन, जिसमें कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लोगों ने देखी। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। संडे फंडे बनाकर आप लोगों ने अच्छे से चीजें एंजॉय की। तो वर्ल्ड सिंड्रोम डे के बारे में जाना, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के बारे में समझा, नेक्स्ट हम लोगों ने रेसिस, यहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जाना। 3 न्यूज हम लोगों ने शॉर्ट यहाँ पर देखी और 2 न्यूज आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। कुछ यहाँ पर क्लासिकल डांस के बारे में हम लोगों को जानने को मिला। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने यहाँ पर जाना बेसिकली जो आज की डेट में सोमालिया है और जो कीनिया है उसके बीच में क्या रस्साकशी चल रही है। और इसी के साथ में नेशनल न्यूज के अंदर डिटेल में हम लोगों ने यहाँ पर जो नेशनल कैपिटल से रिलेटेड यहाँ पर जो न्यूज थी उसके बारे में समझा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में जाना बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में। तो इतने अच्छे से टकटकी लगाकर लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद। और ये मॉर्निंग में संडे के दिन भी उठने के लिए सैल्यूट है आप लोगों को, ठीक है, जो आज के दिन भी कंटिन्यूअस अपनी स्टडी कर रहे हैं इस तरीके से उठकर। तो देखिए अगर इस तरीके से अगर डेडिकेशन है आप लोगों के अंदर तो फाइनल डेस्टिनेशन आप लोगों का दूर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। सारी पीडीएफ जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और लेक्चर अगर पसंद आता है तो दूसरों तक भी आप लोग इसको पहुंचा सकते हैं। जो आप लोग के भाई बंधु हैं उनको भी अगर फायदा होगा तो आप लोग के आसपास का माहौल अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इस यहां पर भी आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय